जय हिंद साथियों, मैं राम शर्मा सफलता परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कोई भी किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने घर पर बैठकर बड़े आराम से क्लास का आनंद ले रहे होंगे। किसी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। जिस बच्चे को कोई भी परेशानी हो रही हो वो कमेंट कर सकता है, उसकी बात को आगे अगली वाली वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक जो पिछला वाला जो टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था क्या था, कैलेंडर। कैलेंडर की कितनी क्लासें हुई थी? कैलेंडर की 7 क्लासें हुई थी। जिन बच्चों ने कैलेंडर की क्लास नहीं की है, बड़े ही रोचकदार और मजेदार तरीके से आपको वो वहां पर क्लास कराई गई है। तो अगर किसी भी एग्जाम में अगर कैलेंडर टॉपिक आता है तो वहां से आपका एक भी क्वेश्चन निकलकर बाहर नहीं जाएगा। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप चाहे कोई भी बुक लगा लेना या कोई एग्जाम के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लेना, आपका एक भी क्वेश्चन कैलेंडर से बाहर नहीं जाएगा। परंतु शर्त यह है कि आपको वो सातों की सातों क्लासें देखनी होंगी, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसको नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि अब अगला वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है घड़ी। कौन सा है? घड़ी। तो इस टॉपिक में जैसा कि आपको पता है आजकल सभी अपने हाथों में वॉच पहनकर या मोबाइल में समय को देखते रहते हैं और बताते रहते हैं कि इतना समय हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अब घड़ी की बात करते हैं और टॉपिक की तरफ चलते हैं और क्लॉक टॉपिक को बड़े आसानी से, बड़े सरल और एवं मधुर तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं। पूरा विश्वास दिलाते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन लगा लेना आपसे बाहर नहीं जाएगा। समझ में आया? जैसा कि पहले हम क्लॉक को पढ़ते हैं तो इसके इतिहास के बारे में, थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि घड़ी कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हुए। घड़ी पहले कौन सी चली, फिर उसके बाद कौन सी आई। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होते गए हैं, पहले आज उसके बारे में बेसिक नॉलेज अचीव करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिखाई देता है। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं घड़ी की बात करूं तो घड़ी के बारे में क्या कहा है, इसकी डेफिनेशन दी है। घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो घंटा, मिनट और सेकंड के समय के अंतराल को व्यक्त करता है। ऐसे यंत्र को क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं। घड़ी का मतलब क्या है? जो घंटे, मिनट और क्या सेकंड के समय अंतराल को। क्योंकि आपकी घड़ी में आपने देखा होगा घंटे वाली सुई होगी, मिनट वाली सुई होगी और सेकंड वाली सुई होगी। जब वो अपना कहीं पर भी रोटेशन में घूमते हुए चलती रहती है तो वो अपने समय को, जो समय हो रहा है उसको व्यक्त करते हुए चलती है। उससे आगे सबसे पहले बात की जाए, सबसे पहली घड़ी की बात की जाए तो सबसे पहली घड़ी सन 996 ईस्वी में, कब? 996 ईस्वी में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने बनाई थी। किसने बनाई थी? एक पोप साहब थे, उन्होंने एक घड़ी का निर्माण किया था। समझ में आ रहा है? कब किया था? सबसे पहले अगर बात की जाएगी 996 में। इससे पहले भी समय को ज्ञात करने के लिए यंत्र थे, परंतु जो घड़ी बनाई गई वो सबसे पहले कब बनाई गई? 996 ईस्वी में। समझ में आया? उसके बाद यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 13वीं शताब्दी। अब कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब शुरुआत में होने लग गई थी इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में। ये वेस्टमिंस्टर है के घंटाघर में सन 1288 में। कब? 1288 में। तो मुझे एक बार बता दो, इंग्लैंड में एक घंटाघर बनाया था जिसका नाम कौन सी जगह था? वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में सन 1288 में, तथा सेंट अल्बांस में सन 1326 में घड़ियां लगाई गई। तो सबसे पहले घड़ियां कब लगाई गई?
घंटाघर सुना होगा, जहां पर घंटाघर सुना होगा, जगह जगह पर घंटाघर बने हुए हैं। तो सबसे पहले इंग्लैंड में कौन सी जगह, एक तो आपका वेस्टमिंस्टर में, और कहां पर, सेंट अल्बांस में। बाद में लगी थी, पहले लगी थी वेस्टमिंस्टर में। समझ में आ रहा है कि नहीं है? ये 1288 में लगी थी और ये बाद में जाके दोबारा से कहां लगी, 1326 में। समझ में आया? उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें बोला है सन 1300 ईस्वी में हेनरी डी विक ने, एक हेनरी डी विक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने किसका निर्माण किया, पहिया चक्र। आपने देखा होगा घड़ी में जिसको क्या बोला जाता है, डायल। क्या बोला जाता है, डायल। जो डायल होता है ना, जिस पर जो पट्टिका होती है उस पर नंबर अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको दिखाई देते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, डायल बोला जाता है। तो क्या, पहिया चक्र, अंक पृष्ठ डायल, क्या बोला जाता है उसको, डायल। और घंटे की सुई, और पहली बार घड़ी बनाई गई थी जिसमें एक डायल था, घंटे वाली सुई थी, तो उसमें बनाई गई। उसके बाद सन 17 ईस्वी तक मिनट और सेकंड की सुइयों तथा दोलक लगा दिए गए थे। मतलब इसमें क्या ला दिया गया था, अगर मैं बात करूं 1300 ईस्वी के बाद उसमें घंटे की सुई थी। उसके बाद आगे जब जैसे ही चलते गए तो उसमें फिर मिनट की सुई भी लगा दी, फिर मिनट की सुई लगाने तक फिर सेकंड भी सुई लगा दी थी, और उसमें पेंडुलम, दोलन भी लगा दिया गया था। कब तक, 1700 ईस्वी तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद हर पर बदलते वाले वक्त को मापने वाली घड़ियों का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। मतलब समय समय पर घड़ियां बनती रही हैं, नई नई घड़ियों का निर्माण होता गया है, और समय को व्यक्त करने के एक अनोखे ढंग में व्यक्त किया गया है समय को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समय को मापने के लिए जिस घड़ी को, जैसे पहले कैसी घड़ी हुई, फिर उसके बाद कौन सी घड़ी आई, दिन प्रतिदिन उनमें विकास होता गया, और हमारे अस्तित्व में अब आप देख रहे होंगे जिसमें ये घड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, अब ये ज्यादा प्रचलन में है। अब डिजिटल वॉच आ गई है, अब घड़ियों का भी महत्व तो खत्म होते जा रहा है। उसमें क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहे होंगे नंबर दिखाई देते हैं, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं घड़ी के इतिहास के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। जो हमारी सबसे पहले घड़ी बनी थी वो बनी थी सबसे पहले जो धूप वाली घड़ी। जैसे आपने धूप वाली घड़ी देखी होगी, गांव में देखा होगा, व्यक्ति, कुछ व्यक्ति बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सूर्य को देखकर ही बता देते हैं कि अब इतना समय हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परंतु वो अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, परंतु जब जब शुरुआत हुई तो देखते हैं कि घड़ी के किस प्रकार, इस घड़ी के अनुसार किस प्रकार समय को देखा जाता था। तो इसमें क्या क्या होता था, तो इस घड़ी में हमारे पूर्वजों के पास एक घड़ी थी जिसका नाम क्या था, सूरज था। इस घड़ी का नाम क्या था, इस घड़ी का नाम था सूरज। क्या था, सूरज। ये क्या करती थी, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय लोग किसी भी पेड़ या वस्तु या परछाई को देख बताया करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुजुर्ग लोग कैसे बता देते हैं, वो देखते हैं कि अब मौसम कौन सा चल रहा है और इस पेड़ की छां या मेरी छां कितनी दूरी तक बन रही है, तो उस समय के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से परछाई से बता देते थे कि इतना समय हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इस प्रकार घड़ी बनाई गई कि ये सूर्य जब निकलता था और सूर्य छिपता था तो उसके समय को ये वाली घड़ी व्यक्त करती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये समय को देखने के लिए, दिन का समय देखने के लिए अच्छी तरह पर्याप्त थी। समझ में आया? उसके बाद यूनान के लोगों ने परछाई से पहले एक लोहे की लकड़ी की रॉड के जरिए समय का पता लगाने का आविष्कार किया था। इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये हैंडल सा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये इसकी परछाई देखो, ये दिखाई दे रही होगी। तो इस परछाई से पता लगाते थे। ये परछाई, यहां पर ये समय दे रखे हैं, तो यहां समय पर
जाती रहती थी परछाई, तो पता लगा लेते थे कि यह इतना खिसक गई है तो यहाँ पर इतना समय हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? एक जगह इसको फिक्स कर दिया होगा, इसकी परछाई जिधर जैसे ही बन जाती होगी आगे पीछे खिसकती रहती होगी, तो बताते रहते होंगे कि इसका इतना समय हो गया। तो पहले हमारे बुजुर्ग लोग ये नहीं कि इतना समय हो रहा है, बस किसी न किसी साधन से समय को ज्ञात करते रहते थे। कोई एडजेक्ट वैल्यू नहीं पता चलती थी कि इतना समय हो रहा है। आजकल हम एडजेक्ट बता देते हैं कि इतने बजकर इतना समय हो रहा है। समझ में आया? तो सबसे पहले कौन सी घड़ियां चली? तो आपका जवाब होगा कि सर धूप वाली घड़ियां चली। उसके बाद पानी की कौन सी घड़ियां चली? फिर उसके बाद चली पानी की घड़ियां, जिससे पानी की सहायता से समय को व्यक्त किया जाता था। अब पानी की सहायता से कैसे? पहले धूप वाली घड़ियां, फिर धूप के बाद अब पानी वाली घड़ी आ गई। और पानी में क्या होता था? इसमें देखो, धूप की घड़ियां कमाल की थी, इसके बाद पानी से समय का पता लगाया जाने लगा। 250 ईसा पूर्व में यूनानियों ने, मुझे बता दो, 250 ईसा वर्ष यूनानियों ने, पहले की बात चल रही है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात चल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब अलार्म घड़ी का प्रयोग का एक प्रारंभिक प्रोटोटाइप्स बनाया था। इसमें अलार्म भी लगा हुआ था, थोड़ा टन टन की आवाज भी आती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसमें 2 बर्तनों में पानी भरा होता था। देखो, आपको ये बर्तन दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला बर्तन दिखाई दे रहा होगा और एक ये वाला बर्तन दिखाई दे रहा होगा। 2 बर्तन, एक इस पानी भरा होता था, एक दूसरे में गिरता और उसके भरने से यांत्रिक पक्षी की ट्रिगर की आवाज करता था। तो मुझे एक बात बता दो, इसमें से जैसे नीचे की तरफ पानी आएगा तो ये ऊपर की ओर उठने लग जाती थी, और जैसे ये गिरारी लगी हुई है ना, ये इनकी वजह से ये घूमने लगती थी। समझ में आ रहा है? और ये टन टन की आवाज भी करती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो उसके बाद अगली घड़ी जो हुई, सबसे पहले धूप वाली घड़ी, फिर उसके बाद पानी वाली घड़ी। अब कौन सी घड़ी आ गई? उसके बाद आई मोमबत्ती वाली घड़ी। मोमबत्ती वाली घड़ी क्या थी कि एक मोमबत्ती लेते थे और उस पर समय व्यक्त करते रहते थे, और उस मोमबत्ती को जला देते थे, और जलने के बाद जितनी वो घटती हुई जाती थी तो उसके हिसाब से समय व्यक्त उन पर लिखा होता था, तो उससे पता चल जाता था कि कितना समय हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो मोमबत्ती की सहायता से भी समय को व्यक्त किया जाने लगा था। कैसे? मोमबत्ती वाली घड़ी का पहिया चक्र 520 एडी में लिखी गई एक चीनी कविता में मिलता है। किसमें? एक पुस्तक है चीनी, जो चाइना के लोगों ने कोई किताब लिखी होगी उसमें मिला है, जिसमें जली हुई मोमबत्ती के हिसाब से समय को नोट किया जाता था। उसमें लिखा हुआ है कि जितनी मोमबत्ती जल जाती थी उसके हिसाब से समय को व्यक्त किया जाता था। 10वीं शताब्दी की शुरुआत तक जापान में इसी तरह की मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। जो जापान है, जापान में 10वीं शताब्दी तक पहले कोई घड़ी नहीं थी, बस मोमबत्ती के हिसाब से, जलने के हिसाब से समय को व्यक्त किया जाता था। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मोमबत्ती दिखाई दे रही होगी, और यहां पर इसको अगर जला देते, देखो यहां पर टाइम डले हुए हैं, यहां पर तो ये टाइम डले हुए होते थे, तो इनसे पता लगाया जाता था कि कितनी मोमबत्ती जल चुकी है, और जलने के हिसाब से ही समय को व्यक्त कर लेते थे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद सबसे पहले आई कौन सी? धूप वाली घड़ी, फिर उसके बाद पानी वाली घड़ी, फिर मोमबत्ती वाली घड़ी, अब आ गई रेत की घड़ी। आपने देखा होगा कॉलेजों में, स्कूलों में या किसी अच्छी संस्थान पर अब भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी रेत वाली, जिसमें क्या होता है, दोनों बराबर के शीशे की होती है वो, और उसमें बीच में पतला सा छेद होता है, और उसको ऐसे कर दिया तो रेत नीचे की तरफ गिरता रहता है, और उसी पर टाइम डला हुआ होता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही रेत ऊपर आता जाता है, जहां तक रेत आ जाता है
वहां तक उतने समय हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे करके रेत से भी क्या करने लगे, समय का पता लगाने लगे। समझ में आया? तो इसमें लिखा है, क्या लिखा है, इसके बाद पानी की जगह रेत इस्तेमाल कर घड़ी बनाई जाने लगी। कांच के मर्तबान, जो कांच के जो बने हुए थे ना, उन्हें क्या बोलते हैं, मर्तबान बोलते हैं। जैसे अब गांव में देखा होगा, जो चीनी के से दिखते थे ना, चिकने चिकने, जिसमें घी रखा जाता था, उसको भी क्या बोलते थे, मर्तबान बोलते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही ये कांच के होते थे, आर पार दिखाई देता था, और क्या होता था, रेत गिरता रहता था बड़े आराम से। क्या कह रखा है इसमें, इसमें कांच के मर्तबान में दो हिस्सों में रेत भरी जाती थी, उसके गिरने के समय, गिरने से समय क्या होता था, नापा जाता था। इसे होरोग्लास कहा जाता था। 15वीं शताब्दी में इन्हें मुख्य रूप से समुद्री जहाजों में प्रयोग किया जाता था। इनका प्रयोग किसमें किया जाता था, समुद्री जहाजों में। वैसे भी किया जाता था, परंतु ज्यादातर कहां पर किया जाता था, समुद्री जहाजों में। क्योंकि समय को मापना था, और मापने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ समय यंत्र चाहिए, और तब इतने हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी। तो क्या करते थे, रेत का जो मर्तबान लेते थे, जैसे कांच के बना के बीच में एक छेद करके दोनों तरफ रेत भर लिया। अब ऐसे गिरा दे तो नीचे जितना रेत भरता हुआ जाता था, तो समय का हम पता लगा लेते थे कि इतना समय हो रहा है। समझ में आ रहा है? आजकल बड़ा ही आसान है, बड़े अच्छे तरीके से हम समय बता देते हैं, परंतु जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमसे जो पहली पीढ़ी वाले व्यक्ति हैं, उन्हें समय देखने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। समझ में आ रहा है? आजकल तो कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार की आपने देखी होगी आकृति, कहीं ना कहीं देखने को आपको अवश्य मिल जाएगी। उसके बाद आगे बात करते हैं पहली घड़ी। मैंने पहली घड़ी के बारे में पहले भी जिक्र किया था। पहली घड़ी का आविष्कार करने का श्रेय पोप सिल्वेस्टर, किसको, मैंने पहले भी बता दिया है, पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को जाता है। समझ में आ रहा है? इन्होंने 996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किया था। उसके बाद मैंने आगे भी बताया था, 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में घंटाघर बताया था ना पीछे, के घंटाघर में घड़ी लगाई। यूरोप की घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बड़े पैमाने में होने लगा। अब तो घड़ी बन गई, तो घड़ी बन गई, तो अब उसका प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि रेत वाले, पानी वाले, जो आपके धूप वाले हैं, इनको अब थोड़ा इनका क्रेज कम होता जा रहा है। अब घड़ी आ गई है, तो घड़ियों का प्रयोग अत्यधिक होने लग गया था यहां से। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर उसके बाद किसकी घड़ी आई थी, हाथ की घड़ी। किसकी घड़ी, हाथ में पहनने वाली घड़ी आई थी सबसे पहले। फिर घंटाघर में लग गई, घंटाघर के बाद फिर हाथ में। क्योंकि ये तो घंटाघर पे समय देखने के लिए, अगर हमें कहीं यात्रा करनी है, तो यात्रा करते समय भी तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, समय को देखने की, कि कितना समय लग रहा है, हम लेट तो नहीं हो जाएंगे, कि जल्दी तो नहीं पहुंच जाएंगे। तो फिर किसका निर्माण हुआ, हाथ की घड़ी का निर्माण हुआ। और हाथ की घड़ी के बारे में क्या लिखा है, 1504 ईस्वी में यहां से वहां ले जा सकने वाली घड़ी का आविष्कार जर्मनी के कहां पर हुआ, किसने किया, पीटर हेनलेन ने किया था। जो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था, क्या था, पीटर हेनलेन ने किया। हालांकि ये ज्यादा सटीक समय नहीं बताती थी, परंतु समय तो बताती थी ना, जब इसका प्रयोग हुआ है तो समय बताती थी। सटीक समय नहीं बताती थी, परंतु 1623 से 1662 के बीच फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने, एक वैज्ञानिक हुए हैं, कहां के, फ्रांस के, गणितज्ञ भी थे और दार्शनिक थी। क्या नाम था उनका, ब्लेज पास्कल ने क्या किया, पहली हाथ घड़ी बनाई थी। इन्होंने क्या किया था, एक तार के साथ अपनी जेब घड़ी को हाथ में बांध लिया था। किससे, एक तार लिया था, जेब में रखने वाली घड़ी थी, उसको तार में बांध दिया, और तार में बांधने के बाद वो कैसी बन गई, हाथ की घड़ी बन गई। बताओ पहले, अब तो फीते भी देखते हैं कि ये स्टाइलिश है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? पहले क्या था, एक तार में बांधा और घड़ी बन गई।
अरे पहले समय देखने के लिए ऐसे हाथ को ऐसे खड़ा करते थे, सूरज की तरफ ऐसे कर देते थे, जैसे ही इसकी परछाई इधर पड़ रही है उस पर निशान लगा देते थे, फिर उसके बाद यहीं से ऐसे बंद करके इसको कर देते थे, इसकी परछाई यहां बन रही है, जितना ही इसके बीच में गैप था उंगलियों का उससे भी समय ज्ञात कर लेते थे। समझ में आ रहा है? एक दिन हम भी खेत पर गए थे तो हमारे दादाजी ने हमें बताया था कि समय कैसे नापते, तो उन्होंने क्या किया, सूर्य निकला, सूर्य के सामने ऐसे उंगलियों को ऐसे खड़ा कर दिया ऐसे करके, फिर उसके बाद इस हाथ की परछाई इधर गिरी, जैसे अब इधर गिर रही है या फिर इधर गिर गई, फिर उसके बाद ऐसे बनाया, फिर सूर्य का प्रकाश इधर से इधर आया तो परछाई इधर बन गई, ऐसे भी परछाई इधर बन गई दूरी पर, और ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे करेंगे तो इसकी परछाई पास में बनेगी, जितना इन दोनों के बीच में है उंगलियों से नाप लो बस उतने बज रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने टाइम हमें भी सिखाया था कि ऐसे निकालते हैं। समझ में आया? तो बुजुर्ग लोगों से मिलते रहे तो घड़ी के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार, आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग अंदाज से ही बता देते हैं कि इतना समय हो गया है, क्योंकि वो किससे बताते हैं, अपने अनुभव से बताते हैं। तो अब हाथ में बांध लिया, काम करते वक्त टाइम देख सकते हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो हाथ में बांध लो तो टाइम देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या आया, उसके बाद मिनट की सुई, किसकी सुई का प्रयोग होने लग गया था, मिनट की सुई। पहले घंटे की ही सुई चल रही थी, अब किसकी सुई आ गई, मिनट की सुई। 1557 में जॉस्ट बर्गी ने स्विट्जरलैंड में अपने दोस्त के लिए एक मिनट वाली सुई के साथ बनाई थी। उसका दोस्त एक खगोल शास्त्री था, उसे तारों की गति देखने के लिए इसकी जरूरत थी। समझ में आ रहा है? एक कौन थे, जॉस्ट बर्गी, एक वैज्ञानिक थे, कहां के थे, स्विट्जरलैंड के। समझ में आ रहा है? स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने मित्र, उनके मित्र कौन थे, एक खगोल शास्त्री था, क्योंकि वो तारों पर रिसर्च करते थे, देखते थे, उनकी गति को नापने के लिए अब समय की तो आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने क्या किया, घंटे की सुई के साथ साथ मिनट की सुई को भी उसमें एडजस्ट कर दिया। समझ में आया? तो मिनट की सुई कहां पर प्रयोग में आने लग गई, 1577 ईस्वी में। समझ में आया? उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, पेंडुलम क्लॉक। आपने देखा होगा पेंडुलम क्लॉक, घड़ी के नीचे ऐसे करके हुए एक दोलन करता रहता है, इधर से उधर इधर से उधर, उसी घड़ी को क्या बोला जाता है, पेंडुलम घड़ी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो पेंडुलम घड़ी आजकल आपने देखा होगा, पेंडुलम आवाज भी करता है आपको, आपने देखा होगा घरों में लगी हुई होती है। अब तो डिजिटल आ गई है, बस अब ना पेंडुलम होता है ना कोई सुइयां होती है, बस आपको समय दिखाई देता रहता है, बस वही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर क्या है, पेंडुलम क्लॉक। 1656 में क्रिस्टियन हाइगेंस ने पेंडुलम क्लॉक बनाई। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, क्रिस्टियन हाइगेंस ने पेंडुलम क्लॉक बनाई। इसकी मदद से सटीक टाइम बताया जा सकता था। समझ में आ रहा है? तो पेंडुलम वाली घड़ी से क्या होने लगा, सटीक टाइम बताया जाने लगा। आगे चलते हैं, आगे और कौन सी घड़ी आई, उसके बाद आई मैकेनिकल अलार्म घड़ी। आपने देखा होगा आपके घर में जैसे बराबर में एक अलार्म वाली भी घड़ी होती है, तो अब घड़ी कितनी, सुइयां कितनी हो गई, जहां पर देखेंगे तो मैकेनिकल अलार्म वाली घड़ी भी आ गई, घंटे वाली भी सुई आ गई और मिनट वाली सुई आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो और इसमें एक अलार्म वाली भी घड़ी आ जाएगी, अब जो सुई है वो भी आ जाएगी। इसमें क्या होगा, मैकेनिकल अलार्म घड़ी का आविष्कार अमेरिका के रहने वाले लेवी हंचिस, कौन, लेवी हंचिस एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने किस वाली घड़ी का किया था, अलार्म घड़ी का। एक पानी वाली भी घड़ी थी, वो भी टन टन की आवाज करती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहां पर इतना विस्तार नहीं हो पाया, परंतु यहाँ पर वो समय के साथ जैसे बूंद गिरती रहती थी तब करती थी, परंतु ये अब टाइम फिक्स करने के बाद अपने आप अलार्म बजने लग जाता था। कब की थी, 1787 में किया था। समझ में आ रहा है? इसे अलार्म सुबह 4 बजे बजता था। कितने बजे, फिक्स था, कितने बजे बजना है, 4 बजे। समझ में आया? उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है,
मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। कौन सा टाइम? स्टैंडर्ड टाइम की खोज सर किसने की? स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ने कब की थी? 1878 ईस्वी में की थी। इससे सारी घड़ियों में एक जैसा समय ही बताया जाने लगा। अब ये ऐसी विस्तृत घड़ी बन गई जिससे अब कितनी भी घड़ी क्यों ना हो, अब आगे पीछे नहीं होंगी, एक जैसा ही समय दिखाएंगी। 20वीं शताब्दी तक भौगोलिक क्षेत्रों को समान रूप से टाइम जोन में विभाजित कर दिया गया। चलते चलते आपको बता देते हैं कि भारत में भी समय देखने के लिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कुल मिलाकर 5 जंतर मंतरों का निर्माण किया था। इन सभी का निर्माण 1724 से 1735 के बीच में पूरा कराया गया था। इनमें सूरज की गति और उसमें बनी परछाई के हिसाब से समय का पता लगाया जाता था। एक हमारे राजा कौन से हुए हैं? जय सिंह द्वितीय। उन्होंने क्या बनाई? जंतर मंतर। जैसे कितने बनाए थे? 5 बनाए थे। कहां? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। कुल कितने बनाए थे? 5। यहां पर भी परछाई के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा था? समय के बारे में जानकारी हो रही थी। उसके बाद आगे चलते हैं। आजकल हम कितनी प्रकार की घड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं? तो आजकल हम जो यूज में जो घड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 3 प्रकार की घड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं। कौन? कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की घड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले, जैसे यहां पर सबसे पहले कौन सी घड़ी लिखी हुई है? डिजिटल क्लॉक। कौन सी क्लॉक? डिजिटल क्लॉक। एक पेंडुलम क्लॉक होती है, समझ में आ रहा है? जो पेंडुलम, जैसे डिजिटल क्लॉक कौन सी होती है? डिजिटल क्लॉक होती है जैसे आपको समय दिखाई देता है कि 12:10 हो रहे हैं, जैसे यहां पर ये समय दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ये डिजिटल क्लॉक के अंतर्गत आता है। फिर आती है पेंडुलम वाली क्लॉक, जो किसी समय अंतराल के जो पेंडुलम हिलता रहता है उसकी गति से ही जो सुइयां हैं वो भी घूमती रहती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पेंडुलम घड़ी ये भी आपने देखी है। तीसरी है जो ये वॉच आपके हाथ में, समझ में आ रहा है? तो तीनों वॉचों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक के बारे में जानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद सबसे पहले मैं बात करूं, एक डिजिटल घड़ी एक प्रकार की घड़ी है जो एनालॉग घड़ी के विपरीत समय को डिजिटल के रूप में प्रदर्शित करती है। जो हाथ में जो हमारी घड़ी है वो कौन सी घड़ी है? एनालॉग घड़ी। समझ में आ रहा है? इसको इसके विपरीत उसमें घड़ी नहीं है तो इसका मतलब वो किस में आ जाएगी? जिसमें घड़ी ना हो, समय को व्यक्त कर रही हो, वो कौन से में आ जाएगी? डिजिटल घड़ी में, डिजिटल क्लॉक के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये कौन सी घड़ी हो जाएंगी? डिजिटल क्लॉक। तो डिजिटल क्लॉक आपने देखे भी होंगी, जैसे ये समय दिखाई दे रहा है ऐसे ही आपने देखा होगा समय, डेट और सब कुछ प्रदर्शित होता रहता है, तो वो डिजिटल क्लॉक के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें कोई भी घड़ी या सुई, आप घड़ी में कोई भी सुई दिखाई नहीं देगी, नंबर सीधा लिखा हुआ आएगा, पढ़ो और समय बता दो कितना समय हो रहा है। बताओ समय पहले कितना दुर्बल था, देखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले किससे देखा? सबसे पहले किससे देखा? हमने देखा धूप से, फिर पानी से, फिर रेत मोमबत्ती से, फिर रेत से, फिर आगे बढ़े तो एक सुई वाली घड़ी, फिर मिनट वाली सुई बढ़ी, फिर उसके बाद पूरी पेंडुलम वाली बन गई, फिर डिजिटल आ गई। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो घड़ी, आजकल की घड़ी हम कितने प्रकार की यूज कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे 3 प्रकार की घड़ियां यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहली घड़ी कौन सी? डिजिटल क्लॉक। समझ में आ रहा है? डिजिटल क्लॉक जो लाइट से इलेक्ट्रिकल होती है वही। बीच में चाबी वाली भी आई कि चाबी भर दो उसके बाद समय वो चलती रहती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो घड़ियों के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। अब उसके बाद ये क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन?
डिजिटल घड़ी में 4:51 का समय हो रहा है, उस समय कुल कितने रेखाखंड होंगे? जो आजकल आप डिजिटल क्लॉक यूज कर रहे हैं, तो उसमें रेखाखंडों की बात होगी। किसकी बात होगी? रेखाखंडों की। तो मुझे बता दो, जीरो में कितने रेखाखंड होते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन करूं, जैसे मैं बोलूं जीरो में कितने रेखाखंड होते हैं, तो आप बोलेंगे रेखाखंड निकालने का वेद। रेखाखंड होते क्या हैं? आपने देखा होगा, जैसे जीरो ऐसे बन रहा है, तो रेखाखंड जीरो से कैसे बनेगा? रेखाखंडों की सहायता से। तो आप देख रहे होंगे, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो आप कहेंगे ये जीरो जैसा दिखाई दे रहा है। अगर डिजिटल वॉच में देखोगे तो जीरो ऐसा ही दिखाई देता है। तो बस इन्हीं को क्या कहते हैं? रेखाखंड। तो इसमें रेखाखंडों की संख्या कितनी है? तो रेखाखंडों की संख्या अगर बात की जाएगी तो आप कहेंगे एक ये रहा, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो जीरो में रेखाखंडों की संख्या कितनी होगी? छह। समझ में आ रहा है? आपसे पूछा जाए एक में रेखाखंडों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन का आंसर दें, कितने होंगे एक में रेखाखंड कितने होंगे? तो आपने देखा होगा एक कैसे बना हुआ देखा है आपने? आपने देखा होगा एक डंडा ऐसे और एक इसी के नीचे बिल्कुल सीधा। जैसे ये सीधा नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, मैं सीधा कर देता हूं। तो ये और ये, तो ये एक लाइन में दिख रहे हैं, तो कितने रेखाखंड आई? तो एक में रेखाखंड होते हैं तो। उसके बाद मैं बोलूं दो में रेखाखंड कितने होंगे? तो दो में रेखाखंड निकालने की कोशिश करें, दो में कितने रेखाखंड होंगे? आपने डिजिटल वॉच में या कैलकुलेटर में दो बना हुआ देखा होगा ना, जैसे बना हुआ होता है, बस रेखाखंड आपको बना बताने हैं। तो आपने देखा होगा कि सर दो तो मैंने ऐसे बना देखा है, बन गया कि नहीं बन गया? क्या बन गया? ये दो बन गया। तो बस रेखाखंडों की संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच। तो रेखाखंड दो में कितने होते हैं? पांच रेखाखंड होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद तीन में रेखाखंड की संख्या कितनी होगी? तो तीन में रेखाखंड, तो तीन में रेखाखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अरे रेखाखंड निकालने हैं ऐसे, 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 और ये ऐसे और ये ऐसे। तो क्या बन गया? ये तीन का नहीं बन गया? और रेखाखंड कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो कितने रेखाखंड हो गए? पांच रेखाखंड हो गए। समझ में आया? ये नहीं कि सर दो में भी पांच रेखाखंड, तीन में भी पांच रेखाखंड, जितने हैं उतने ही होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चार में रेखाखंड कितने होते हैं? किसमें? चार में। चार में रेखाखंड की संख्या बताएं कि चार में कितने होते हैं? बताएं भाई, कमेंट करें, चार में कितने रेखाखंड होंगे? चार में कितने रेखाखंड होंगे? तो मुझे एक बार बता दो, चार कैसे बनता है? आपने देखा होगा कैलकुलेटर में, ये जुड़ते नहीं है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये चार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो चार में रेखाखंड एक, दो, तीन, चार। तो कितने होंगे रेखाखंड? चार। समझ में आया? उसके बाद पांच में रेखाखंड कितने होंगे? तो आप कहेंगे पांच में एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच में कितने रेखाखंड? तो आप कहेंगे पांच ही रेखाखंड होंगे। जैसे ही आगे भी रेखाखंडों को ज्ञात करते रहेंगे। इसको इधर कर देते हैं। उसके बाद छह में रेखाखंड की संख्या कितनी होगी? तो छह में कितने रेखाखंड होंगे? तो छह में, सात में, आठ में, नौ में, दस में, ग्यारह में और बारह में। क्योंकि हमारे घंटे कितने होते हैं? 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे आपको रेखाखंड निकालने होंगे, कितने कितने होंगे। तो छह का रेखाखंड आप निकाल लेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद जैसे मैं बात करूं छह में रेखाखंड कितने होंगे, तो आपने ऐसे ही तो निकाला होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ये कितने का? अभी ऊपर वाला लगा दो, तो कितने का दिख रहा है? ये
6 का दिख रहा है ना, तो 6 में रेखाखंड 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो जाएंगे, 6 ही हो जाएंगे। 7 में रेखाखंड 1 2 3, तो ये कितना बन गया 7, 7 में कितने हो गए 3, और 8 में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने कितने दिखाई दिए तुम्हें 7, तो ये 8 का दिख रहा है ना, तो कितने रेखाखंड हो गए 7, समझ में आया। 9 में कितने रेखाखंड होंगे 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6, तो 6 हो जाएंगे। 10 में कितने रेखाखंड, तो 10 के लिए आपको क्या करना होगा, एक में रेखाखंड 2 और इसमें कितने, तो कितने हो जाएंगे 10 में 6 और 2 8 रेखाखंड हो जाएंगे, क्योंकि 0 में 6 होते हैं, 1 में 2 होते हैं, तो 6 और 2 8 रेखाखंड हो जाएंगे। 11 में कितने होंगे 2 और 2 4 रेखाखंड होंगे। 12 में कितने होंगे, तो 12 में होंगे 2 और 5 7 रेखाखंड होंगे। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो समझ में आया। रेखाखंड निकालना सीख गए बड़े आराम से, समझ में आया। जिन बच्चों को रेखाखंड निकालने नहीं आते हैं वो ध्यान से देख लें रेखाखंड किस प्रकार बनाई जा रही है, समझ में आया। तो अगले वाले जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसमें बताना है, किसमें बताना है, इसमें बताना है कि इसमें कुल कितने रेखाखंड होंगे। तो रेखाखंड बताने हैं, निकाले भाई। कितने बजकर 4:51 पर, 4:51 पर कितने रेखाखंड होंगे, तो 4:51 पर, तो मुझे बता दो 4:51 पर रेखाखंड बताने हैं, तो 4 कैसे बनता है, बना लो 4, जैसे मैंने अभी बना के दिखाई है, एक ऐसे ऐसे, तो ये कितना बनेगा 4, और 5 का कैसे बनेगा, 5 बन गया, एक एक, तो मुझे बता दो ये एक बन गया पूरा, तो मुझे बता दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 तो हो गए, परंतु जब 4 लिखते हैं तो इसके सामने क्या जाता है 0, तो 0 बजकर, तो 0 में कितने होते हैं, ये तो आप सभी को पता है 1 2 3 4 5 6, 6 और जोड़ दो तो 11 और 6 17, कितने रेखाखंड होंगे 17 रेखाखंड, समझ में आया। रेखाखंडों की संख्या कितनी होगी 17। उसके बाद जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया भी होगा, रेखाखंड यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे 4:51, कितने बजकर 4:51 दिखाई दे रहे, तो मुझे बता दो 4 में, तो मुझे बता दो 0 में कितने हो गए 6 प्लस 4 में कितने, तो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे 4 में 4 दिखाई दे रहे होंगे, तो 4 ही हो गए। उसके बाद आगे 5 में कितने, तो 5 में मैंने बताए होंगे आपको 5 रेखाखंड, तो 5 रेखाखंड ये हो गए, और एक में रेखाखंड की संख्या कितनी है 2, तो ये हो गए 6 और 4 10 और 5 15 और 2 17, तो कुल रेखाखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया किसी भी बच्चे को, अब मुझे लगता है यहां तक कोई भी परेशानी नहीं हो रही। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर बुक में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे, परंतु अब ये युग कौन सा चल रहा है, बिल्कुल डिजिटल चल रहा है, तो डिजिटल के हिसाब से भी हमें कैसा होना पड़ेगा, बिल्कुल डिजिटल होना पड़ेगा। तो डिजिटल में घड़ी में अगर आपसे रेखाखंडों की संख्या पूछेगा तो अब आपसे क्वेश्चन नहीं रहेगा, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, समझ में आया। उसके बाद मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 10:40 हो रहे हैं, 10:40। इसको अगर डिजिटल में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, एक एक, ये कितना बज गया एक, और उसके बाद 0 को कैसे बनाते हैं ऐसे, तो 4 को कैसे बनाएंगे ऐसे, इधर ध्यान देना है। तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितने हो गए 10:40 पर
तो कितने रेखाखंड होंगे, तो आंसर कितना आया 18। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुझे लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5:20। तो 5:20 आपको दिखाई देगा ना, तो आपकी घड़ी में ऐसे दिखाई देगा 5:20। तो पहले दे रखा होगा 0, फिर उसके बाद 5, डिजिटल घड़ी में इस प्रकार 5:20 दिखाई देगा। तो आपको बताना है 5:20 पर कुल रेखाखंडों की संख्या कितनी होगी। बड़ा ही आसान लग रहा होगा। अब किसी भी बच्चे के मन में कोई भी शंका नहीं होगी, कोई भी डाउट उत्पन्न नहीं हो रहा होगा। जैसे यहां पर देख रहे होंगे रेखाखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो कितने रेखाखंड है इसमें, 22, 22। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब रेखाखंडों के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी हो चुकी है किसी भी विद्यार्थी को। अब कभी भी ये क्वेश्चन अगर मिल जाए तो रेखाखंडों की संख्या कितनी है, तो निकालने में किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले वाले क्वेश्चन को देखें तो कितना हो रहा है, 9:47। तो 9:47 को आप क्या रेखाखंडों वाली जो आपकी डिजिटल लॉक होती है, क्या ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल बना सकते हो। कितना, 9:47। तो 9:47 देखना, 9:47 ऐसे ही तो बचता है। सैतालीस, कितना दिखाई दे रहा है आपको, 9:47 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। बस रेखाखंड गिनने हैं आपको, बस आपको बनाना आना चाहिए कि एक का कैसे, एक में कितने रेखाखंड, दो कैसे बनता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप कुल रेखाखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो यहां पर आपने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कितने रेखाखंडों की संख्या कितनी आई, 19। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी, रेखाखंड ज्ञात करने में किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। डिजिटल घड़ी में 1:05 का समय हो रहा है, उस समय कुल कितने रेखाखंड होंगे, कितने बजकर, 1:05। तो आप देख रहे होंगे 1:05 कैसे होता है, ये बज गया, देखो 1 बजकर कितने मिनट, 5। तो 5 ऐसे आता है, पहले 0 आता है, फिर उसके बाद 5 दिखाई देगा आप सभी को। तो ये कितना दिखाई दे रहा है, 1:05। तो कुल रेखाखंड करने गिनने हैं, तो रेखाखंडों को गिनने में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कुल रेखाखंडों की संख्या कितनी हो गई, 19। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो रेखाखंड गिनने में अब आपको कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। तो आप डिजिटल क्लॉक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अगर एक आध क्वेश्चन और बाकी है, हाँ है, 4:51 पर ये बताना है, 4:51 पर समय हो रहा है, तो उस समय कुल कितने रेखाखंड होंगे, तो निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज के लिए आपके लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल, आज डिजिटल क्लॉक बताया है, कल बताएंगे पेंडुलम क्लॉक। उसके बाद आपकी जो एनालॉग घड़ी है जो हमारे हाथ में है, मिनट घंटे और सेकंड वाली सुई है, उसके बारे में आपसे जिक्र करेंगे, उससे रूबरू होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है यहां तक सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी
नहीं हो रही होगी। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, आपका घड़ी का, किसी भी बुक का, कोई भी राइटर हो चाहे कोई भी हो, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने दूंगा। परंतु आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए बड़ी कड़ी मेहनत कर रहा हूं, और आप भी, जो हमारा सफलता ऑनलाइन जो चैनल है, आपके लिए पूरे प्रयास कर रहा है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके और आपके तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण बन सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप मेहनत करते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। समझ में आ रहा है? और आज के लिए तो फिर हम इतना ही रखते हैं, बाकी इस टॉपिक को लेकर हम कल रूबरू होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।